साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 14 जून 2020 को क्या हुआ था। सीबीआई भी इसी बात की जांच कर रही है, मगर सीबीआई अभी तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर 13 जून की रात और 14 जून की सुबह हुआ क्या था। मगर अब एनसीबी काफी हद तक इस बात के करीब पहुंच चुकी है और एनसीबी की चार्जशीट में इस बात के तमाम सबूत हैं कि 14 जून की साजिश के लिए 16 मार्च 2020 को एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा भी शामिल हुआ था। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा एनसीबी की चार्जशीट के जरिए हुआ है और इसी चार्जशीट में आरोपी नंबर 10 यानी कि रिया चक्रवर्ती का नाम 73 बार लिया गया है। तो क्या कुछ है एनसीबी की चार्जशीट में, आपको सब कुछ एक एक शब्द बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुपरस्टार के जाने के ठीक 760 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को यानी कि 13 जुलाई को 286 पेज का ड्राफ्ट चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में दायर की। 237 पेज में 33 आरोपियों के डिटेल्ड बयान है और 49 पेज में आरोपी नंबर 10 यानी कि रिया, आरोपी नंबर 7 यानी कि उसके भाई शौविक समेत बाकी आरोपियों की क्राइम में भूमिका को डिस्क्राइब किया गया है। एनसीबी ने 6272 पेज की डिजिटल एविडेंस, 2226 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल नंबर्स की एक सीडी भी जमा करवाई है। इसके अलावा 2960 डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर कोर्ट में जमा करवाए हैं। अब इस चार्जशीट को लेकर जो भी बारीकियां सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। तो एनसीबी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ साल 2018 से ही ड्रग पैडलर से जुड़ी हुई थी। एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक अब्दुल बासित परिहार ने पूछताछ में बताया था कि वो 2018 में पहली बार रिया और शौविक से मिला था और तभी से वो दोनों ड्रग डीलिंग में जुड़ गए थे। परिहार के बयान के मुताबिक ये सभी ड्रग्स अभिनेता के घर काम करने वालों को दिया करता था। डिलीवरी की पेमेंट और ड्रग्स को चुनने का तरीका खुद रिया चक्रवर्ती तय करती थी। एक दो बार रिया चक्रवर्ती को डायरेक्ट भी ड्रग की सप्लाई की गई थी। एनसीबी ने अपने चार्जशीट में परिहार के इस बयान को भी दर्ज किया है और कोर्ट के सामने भी बताया है। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया और शौविक के बीच हुई चैट का हिस्सा भी जमा करवाया है और ये चैट उस मीटिंग से ठीक पहले यानी कि 16 मार्च 2020 की है। जी हाँ, चैट में रिया और शौविक नशीले पदार्थों की सप्लाई को लेकर बात कर रहे हैं। इस चैट में आखिरी तारीख का बार बार जिक्र हुआ है और सूत्रों की माने तो सप्लाई की आखिरी तारीख इस चैट में 14 जून 2020 बताई गई है और यही वो तारीख है जिसने देश से एक शानदार अभिनेता छीन लिया और रिया चक्रवर्ती हर किसी के निशाने पर आ गई। एनसीबी की तरफ से चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का 73 बार नाम लिया गया है और पहले 49 पेज की रिपोर्ट में रिया का नाम 32 बार लिखा गया है। चार्जशीट के पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया है कि शौविक सैमुअल को दीपेश के खुलासे के बाद रिया को 6, 7 और 8 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग केस में रिया के इन्वॉल्वमेंट के पूरे सबूत मिले और इसी आधार पर रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पॉइंट नंबर 53 में लिखा है कि शौविक के कहने पर 17 मार्च को रिया के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपए में जैद विलात्रा नाम के पैडलर से 5 ग्राम गांजा खरीदा था। वहीं रिया और शौविक ने 7,000 रुपए देकर कैजान इब्राहिम से भी ड्रग लाने को कहा था। पॉइंट नंबर 63 में लिखा है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया और शौविक ने दीपेश सावंत को कैजान इब्राहिम से डिलीवरी रिसीव करने के ऑर्डर दिए और बड़ी बात यह है कि ये डिलीवरी माउंट ब्लैक बिल्डिंग के पास ही की गई थी और खुद दीपेश ने अपने हाथ से कैजान को 7,000 रुपए दिए थे। ये पैसा रिया ने ग्रोसरी के नाम पर अकाउंट से निकाला और फिर दीपेश को दिया था। इसी चार्जशीट के पॉइंट नंबर 64 में लिखा है कि रिया ने दीपेश सावंत को 10,000 रुपए दिए। ये पैसे सावंत ने माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर ड्वेन फर्नांडिस को दिए थे और उसमें 25-25 ग्राम के 2 पैकेट लिए थे, जिसमें एक पैकेट रिया को दिया गया और दूसरा शौविक तक पहुंचाया गया।
चार्जशीट के पॉइंट नंबर 78 में लिखा है कि रिया ड्रग के फाइनेंस से लेकर उसके मैनेजमेंट का पूरा काम करती थी और इसी को लेकर 16 मार्च 2020 को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की गैर मौजूदगी में ड्रग्स खरीदने के लिए अपने भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के अलावा कुछ लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की थी। एनसीबी ने इस मीटिंग को चार्जशीट में साजिश का नाम दिया है, क्योंकि उस मीटिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि सुशांत की जिंदगी के खिलाफ साजिश ही था। और इसी मीटिंग से पहले जो चैट रिया और शौविक के बीच में हुई थी, उसमें भी आखिरी तारीख के रूप में 14 जून का जिक्र था। चार्जशीट में साफ साफ बताया गया है कि इस मीटिंग में सभी ने ड्रग खरीदने से पहले इसकी कीमत, भुगतान और डिलीवरी के तरीकों पर चर्चा की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बातें सुशांत के घर में हुई थी और सुशांत को इनके बारे में भनक तक नहीं थी। चार्जशीट के पॉइंट नंबर 79 में लिखा है कि नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में रिया और शौविक की सहमति से उनके खुद के घर पर भी ड्रग की डिलीवरी की गई थी। अब एनसीबी के मुताबिक ये एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन है। एनसीबी ने आरोप लगाए हैं कि रिया ने अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी ली थी। एनसीबी ने बताया कि अपने घर पर ड्रग स्टोर करना, ड्रग के लिए पैसे देना, इससे साबित होता है कि रिया ड्रग डीलिंग में पूरी तरह एक्टिव थी और उनके भाई शौविक इस काम में पूरी मदद कर रहे थे। इसी चार्जशीट के पॉइंट नंबर 81 में एनसीबी ने बताया कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती ही इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रही थी। इसमें एनसीबी ने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, जिसमें रिया को बीच में रखते हुए उसकी चैट, बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन को भी दिखाया गया है और ये सब कोर्ट में सबमिट करवाया गया है। अब इस चार्जशीट को कोर्ट में जमा करवाने के साथ ही एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी बन गई है जो कि सुशांत की मौत के मामले में चार्जशीट तक पहुँच गई है। सीबीआई ने इस केस को 6 अगस्त 2020 को रजिस्टर किया था। सीबीआई को जांच करते हुए 708 दिन हो चुके हैं, लेकिन एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं ईडी की जांच भी कहां तक पहुंची, कोई नहीं जानता। अब इन तीनों एजेंसी के अलावा मुंबई और बिहार पुलिस ने भी इस मामले की जांच की थी। हालांकि एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग का पर्दाफाश काफी हद तक हो गया है और अगर एनसीबी कोर्ट में आरोप साबित कर पाई तो रिया और उसकी गैंग को कम से कम 10 साल की सजा होना भी तय है। तो आपका रिया चक्रवर्ती के इस पूरे घिनौने खेल पर क्या कहना है और एनसीबी की चार्जशीट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।